हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणव कुमार सिंह फ्रॉम ISPC सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 72 BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं को डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत सामान्य तौर पर उन योजनाओं को शामिल किया गया है जो कि पिछले कुछ समय से काफ़ी इम्पोर्टेंट या काफ़ी चर्चा में रहे हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का डिस्कशन प्रारंभ करने के पूर्व एक सूचना, यदि अभी तक आप लोग टेलीग्राम पर ISPC सेंटर को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करिए @ISPC सेंटर और टेलीग्राम पर हमें अवश्य ज्वाइन करें। तो चलिए आज का डिस्कशन के अंतर्गत सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्कीम है अटल पेंशन योजना। जो अटल पेंशन योजना है इसे केंद्र सरकार के द्वारा 1 जून 2015 को प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत सामान्य तौर पर यह जो अटल पेंशन योजना है वह सामान्य नागरिकों को एक प्रकार की पेंशन स्कीम है जिसके अंतर्गत सामान्य तौर पर 18 से लेकर 40 वर्ष तक की उम्र के वैसे नागरिक को शामिल किया जाता है जो कि किसी भी प्रकार के पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। तो इस योजना को 1 जून 2015 को प्रारंभ किया गया था और इसका क्रियान्वयन के लिए जो नोडल एजेंसी बनाया गया है वह है PFRDA अर्थात पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अटल पेंशन योजना का नोडल एजेंसी है। मतलब अटल पेंशन योजना का क्रियान्वयन कर रहा है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा। 18 से 40 वर्ष के इसमें लोगों को शामिल किया गया है जो कि आयकर दाता नहीं है, यानी कि इनकम टैक्स नहीं देने वाले 18 से 40 वर्ष की उम्र के नागरिकों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अब देखिए इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि 1000 रुपया से लेकर 5000 रुपया तक की मासिक, ध्यान दीजिए 1000 रुपया से लेकर 5000 तक की मासिक जो पेंशन है वह प्रदान किया जाएगा। कब? जब 60 वर्ष की उम्र हो जाती है, यानी कि 60 प्लस उम्र हो जाने पर या 60 वर्ष की उम्र हो जाने पर 1000 रुपया से लेकर 5000 रुपया तक की आजीवन जो है वह पेंशन प्रदान किया जाता है। ध्यान दीजिए यदि किसी व्यक्ति की उम्र 60 प्लस की स्थिति में हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनका जो अंतिम पेंशन का 50% जो पेंशन है वह उनके द्वारा नामित नॉमिनी को प्रदान किया जाता है। तो यह हो गया अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट फैक्ट्स है PM किसान सम्मान निधि योजना। तो PM किसान सम्मान निधि योजना को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ किया गया था। BPSC में पूर्व में इस स्कीम से एक प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि PM किसान सम्मान निधि योजना को कब प्रारंभ किया गया था, और ध्यान दीजिए जो कब प्रारंभ किया गया था उसमें पूरी तिथि पूछा हुआ था। तो यह जो स्कीम है 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ किया गया था। संभवतः 67वीं या 66 या 67 में इससे संबंधित एक प्रश्न पूछे गए हैं कि PM किसान सम्मान निधि को कब प्रारंभ किया गया। तो जो PM किसान सम्मान निधि योजना है उसे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत सामान्य तौर पर ध्यान दीजिए पात्र किसानों को प्रति वर्ष 3 किस्तों में, इसका मतलब होगा कि प्रत्येक 4 महीने पर 3 बार अर्थात 12 माह, प्रत्येक 4 महीने पे एक बार 2000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है पात्र किसानों को। और इसके अंतर्गत जो टोटल हो गया और टोटल 6000 रुपये की राशि केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को एक वर्ष में प्रदान की जाती है। यह जो स्कीम है वह 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया था, यानी कि इसे 3-4 महीने पीछे जाकर इस स्कीम को लागू किया गया था। तो 1 दिसंबर 2018 को इस स्कीम को लागू किया गया था, लेकिन इसका प्रारंभ हुआ था 24 फरवरी 2019 को। अब देखिए हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा इसकी 22वीं किस्त जारी की गई, संभवतः मार्च 2026 के आसपास। इसकी जो 22वीं किस्त है वह मार्च 2026 के आसपास संभवतः इसकी 22वीं किस्त जारी की गई है। लेकिन यहाँ एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या ये जो PM किसान सम्मान निधि योजना है वह क्या सारे किसानों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है? क्या सारे किसान इसके अंतर्गत शामिल हैं? तो नहीं, इसके अंतर्गत सामान्य तौर पर वैसे किसानों को शामिल किया गया है जो कि वर्तमान या पूर्व विधायक नहीं रहे हैं, यानी कि जो व्यक्ति वर्तमान समय में या पूर्व में विधायक या सांसद रह चुके हों तो वैसे किसानों को इसके अंतर्गत अयोग्य घोषित किया गया है। इसके अलावा कोई भी प्रतिष्ठित पेशेवर जैसे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो तो उन्हें भी PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा, या फिर कोई सरकारी कर्मचारी हो तो ये भी PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभ नहीं ले सकते, या
10,000 रुपया से अधिक का मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले लोग भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले सकते। तो यह हो गया पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसे कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ किया गया, लेकिन यह जो स्कीम है वह 1 दिसंबर 2018 ईस्वी को लागू हुआ। तो चलिए नेक्स्ट सेशन प्रारंभ करने के पूर्व आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि ISPCS सेंटर द्वारा 72 BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तेजस 2.0 नाम से एक करेंट अफेयर्स का बैच लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत करेंट अफेयर्स की तैयारी का एकमात्र विकल्प के तौर पर इसे प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत जनवरी 2025 से लेकर 72 BPSC की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने तक प्रतियोगिता दर्पण का मासिक करंट अफेयर्स, इसके अलावा प्रत्येक महीने का बिहार करंट अफेयर्स, PIB का शॉर्ट नोट्स, यह जो PIB शॉर्ट नोट्स है प्रत्येक 15 दिनों पर PIB शॉर्ट नोट्स अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ केंद्र एवं बिहार सरकार का इकोनॉमिक सर्वे, नवीनतम इकोनॉमिक सर्वे, इसके अलावा जनवरी 2025 से लेकर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने तक का न्यूज़पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सारे तथ्यों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके लिए टोटल चार्ज रखा गया है 399। आपको पेमेंट करना है 8375934036 या 9870564701। ये दो में से किसी भी एक नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम करने के उपरांत पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होगा वह इसी दो में से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है। उसके तत्पश्चात पेड बैच का लिंक अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेशन प्रारंभ करते हैं। तो नेक्स्ट स्कीम है पीएम ग्रामीण सड़क योजना अर्थात प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यह जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसे केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2000 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और हाल ही में केंद्र सरकार ने इसे वर्ष 2028-29 तक के लिए इस स्कीम को विस्तारित कर दिया है। सामान्य तौर पर सामान्य राज्यों के लिए इसके अंतर्गत जो फंडिंग का प्रावधान किया गया है वह सामान्य तौर पर सामान्य राज्यों के लिए, इसका मतलब हो गया जितने भी जो मैदानी राज्य हैं, यानी कि देखा जाए यदि इस प्रकार से यदि भारत का मैप है ये, तो इसके अंतर्गत जितने भी ये जो मैदानी राज्य हैं, मैदानी राज्यों के लिए केंद्र सरकार का यह स्कीम है 60:40, यानी कि 60% की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की 60% की हिस्सेदारी होगी और 40% की जो हिस्सेदारी होगी वह राज्य सरकार की होगी। लेकिन यदि बात किया जाए कि भारत सरकार के पूर्वोत्तर और हिमालयी एवं यूनियन टेरिटरी के राज्यों के लिए इसमें हिस्सेदारी है 90:10, यानी कि 90% की जो हिस्सेदारी है वह केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 90% की है, जबकि 10% की हिस्सेदारी संबंधित राज्य या यूनियन टेरिटरी की होगी। तो यह हो गया वित्तीय आवंटन के संबंध में। लेकिन यदि हम लोग बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कौन कौन क्षेत्रों को शामिल किया गया है, तो सामान्य तौर पर इसके लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा वो 3 प्रकार के मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें कि मैदानी राज्यों के अंतर्गत उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 500 प्लस से अधिक जनसंख्या वाले मैदानी क्षेत्रों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। जबकि यदि हम लोग पूर्वोत्तर या हिमालय या यूनियन टेरिटरी वाले राज्यों की बात करें तो इसमें 250 प्लस यानी कि 250 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को पूर्वोत्तर या हिमालय या यूनियन टेरिटरी वाले राज्यों में शामिल किया गया है। जबकि यदि वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित राज्यों की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में 100 से अधिक यदि जनसंख्या है तो वैसे क्षेत्रों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो यह स्कीम जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जाम को देखते हुए। नेक्स्ट फैक्ट्स है निर्यात संवर्धन मिशन। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 का जो बजट था उसमें निर्यात संवर्धन मिशन की घोषणा की थी और इसे लागू करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा निर्यात संवर्धन मिशन को प्रारंभ किया गया है। इसे सामान्य तौर पर वर्ष 2025-26 से लेकर 2030-31 तक के लिए निर्यात संवर्धन मिशन को लागू किया गया है और केंद्र सरकार ने इसके लिए टोटल 25,060 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। अब देखिए इसका जो क्रियान्वयन एजेंसी है वह है विदेश व्यापार महानिदेशालय, इसका क्रियान्वयन एजेंसी है, यानी कि निर्यात संवर्धन मिशन को लागू करने का जो जिम्मा है या लागू करने की जो भार है वह विदेश व्यापार महानिदेशालय को प्रदान किया गया है। निर्यात संवर्धन मिशन का मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो निर्यात संवर्धन मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है
कि भारतीय उत्पादों हेतु बाजार पहुंच की सुनिश्चित करना। दूसरा, गैर पारंपरिक जिलों से निर्यात को प्रोत्साहन देना। अब देखिए यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि गैर पारंपरिक जिले क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिए, गैर पारंपरिक जिले के अंतर्गत उन जिलों को शामिल किया जाता है जहां से निर्यात वर्तमान समय में नहीं किए जा रहे हैं, यानी कि निर्यात जहां से शून्य है उन जिलों को गैर पारंपरिक जिले कहा जाता है। तो यही है, इसका एक अलग उद्देश्य है कि गैर पारंपरिक जिलों से निर्यात को प्रोत्साहित करना। और नेक्स्ट है कि एमएसएमई हेतु वहनीय व्यापार वित्त का निर्माण करना। तो यह हो गया निर्यात संवर्धन मिशन। नेक्स्ट फैक्ट्स है प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ई ड्राइव का पूरा नाम क्या है। तो इसे पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट। यह हो गया पीएम ई ड्राइव का पूरा नाम। अब यदि पीएम ई ड्राइव के बारे में डिटेल देखा जाए तो देखिए, इसके लिए केंद्र सरकार ने टोटल 10,900 करोड़ रुपया की राशि आवंटित किया है। और इसका जो संबंधित मंत्रालय है वह है भारी उद्योग मंत्रालय, यानी कि भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना को लागू किया जा रहा है। और यह स्कीम सामान्य तौर पर 2 वर्षों के लिए लागू किया गया था। अक्टूबर 2026 से लेकर अक्टूबर 2024 से लेकर मार्च 2026 तक के लिए इस पीएम ई ड्राइव योजना को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिक वाहनों, चाहे वह इलेक्ट्रिक वाहन यदि 2 व्हीलर है या 3 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना और चार्जिंग के संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा का तेजी से निर्माण करना। तो इसके अंतर्गत यह लक्ष्य रखा गया है कि टोटल 72,300 इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। और यह जो स्कीम है वह पूर्व में तो यद्यपि मार्च 2026 यानी कि 2 वर्षों के लिए लागू की गई थी, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने इसे 31 मार्च 2028 ईस्वी तक इस स्कीम को विस्तारित कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि 31 मार्च 2028 तक अब पीएम ई ड्राइव योजना लागू रहेगी। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो यदि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना है वह ध्यान दीजिए, इस स्कीम को 2020 ईस्वी में लागू किया गया था, यानी कि इस स्कीम को वर्ष 2020 में प्रारंभ किया गया था। और यह जो स्कीम है वह वर्ष 2020-21 से लेकर 2024-25 तक के लिए लागू था, लेकिन हाल ही में इसे 2025-26 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। और इसका नोडल एजेंसी का नाम है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का नोडल एजेंसी है। यदि मंत्रालय की बात करें तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा इस स्कीम को लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 20,050 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। और इसका यदि हम लोग उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य के अंतर्गत पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना। दूसरा है मत्स्य किसानों की आय दोगुनी करना। और नेक्स्ट है मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों का निर्यात करना। तो यह हो गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य। और इस स्कीम को वर्ष 2020 में प्रारंभ किया गया था, जिसके लिए 20,050 करोड़ रुपया की राशि आवंटित की गई थी। और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड इसका नोडल एजेंसी है। इसे हाल ही में वर्ष 2025-26 तक के लिए इस स्कीम को विस्तार कर दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वह है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो आप सारे लोग परिचित होंगे कि ईरान एवं इजराइल और अमेरिका के मध्य जब से युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई है, या जब से युद्ध तीनों देशों के मध्य जब से युद्ध की स्थिति देखने को मिली है, उसको उपरांत भारत में तेल एवं गैस का व्यापक स्तर पर शॉर्टेज की स्थिति देखने को मिली है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा तेल एवं गैस के संबंध में जितने भी जो स्कीम या कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है वह स्कीम है जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसी के अंतर्गत केंद्र सरकार ने गैस के संबंध में एलपीजी कनेक्शन को प्रदान करने के लिए वर्ष 2016 ईस्वी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लागू किया था, जिसका उद्देश्य था कि बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाना। तो केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 ईस्वी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया। और इस योजना का जो क्रियान्वयन है वह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो हाल ही में
केंद्र सरकार ने उज्ज्वला 2.0 को प्रारंभ किया है, जिसकी घोषणा वर्ष 2021-22 के बजट में की गई थी और इस स्कीम को वर्ष 2025-26 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया। देखिए, मैंने जो स्कीम का नोट्स बनाया है इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को शामिल किया गया है जो कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, इसीलिए आप देखेंगे कि पॉइंट वाइज करके सारा फैक्ट्स को लिखा हुआ है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य था बीपीएल परिवारों का मतलब होता है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन, अत्यंत जो केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा का निर्धारण किया है उसके अंतर्गत जो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करने वाले लोग हैं उन्हें बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार कहा जाता है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया था। नेक्स्ट फैक्ट है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। यदि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की बात करें तो ध्यान दीजिए, जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है इसे केंद्र सरकार के द्वारा 13 फरवरी 2024 ईस्वी को इस स्कीम को प्रारंभ किया गया था और इसके लिए केंद्र सरकार ने टोटल 75,000 करोड़ रुपया की राशि आवंटित की है और इसका संबंधित मंत्रालय है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पीएम प्रधानमंत्री सौर घर योजना का संबंधित मंत्रालय है। इसका उद्देश्य है कि 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त विद्युत ऊर्जा उपलब्ध करवाना, इसके साथ साथ परिवारों को प्रत्येक महीने 300 यूनिट का बिजली मुफ्त उपलब्ध करना। अब यदि हम लोग इसके संबंध में सब्सिडी की बात करें कि यदि 2 किलोवाट तक का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री सौर घर योजना के अंतर्गत 2 किलोवाट तक का यदि सोलर प्लांट लगाते हैं तो उन्हें कुल लागत का टोटल 60% की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। लेकिन यदि 2 किलो से लेकर 3 किलोवाट तक का यदि सोलर प्लांट लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में कुल लागत का 40% की राशि जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। इसके अंतर्गत जो एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि प्रत्येक जिला में एक मॉडल सोलर गांव विकसित करना प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यह प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट फैक्ट है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। यदि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की बात करें तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 की जो बजट लागू किया था केंद्र सरकार ने, उस बजट में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की चर्चा की गई थी और केंद्र सरकार द्वारा हालांकि 23 जुलाई 2025 ईस्वी को यह जो स्कीम था उसे लागू किया गया। इसका उद्देश्य है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्रोतों से खनिजों की निरंतर उपलब्धता। आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो खनिज की बात की गई है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या खनिज में कोयला या अबरक जैसे खनिजों की बात की गई है, तो नहीं, कोयला और अबरक जैसे खनिजों की बात नहीं, बेसिकली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिजों की चर्चा की गई है जो कि वायुयान निर्माण या फिर अन्य भी जो भी रणनीतिक कार्य किए जाते हैं उनके लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को सामान्य तौर पर लागू किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 से लेकर 30-31 तक के लिए टोटल 34,300 करोड़ रुपया आवंटन किया है। तो यह हो गया राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करें तो है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। यदि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की बात किया जाए तो इसे केंद्र सरकार के द्वारा सामान्य तौर पर 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है। 2025-26 से लेकर 2030-31 तक के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को 6 वर्षों के लिए लागू किया गया है और इसके लिए टोटल 11,440 करोड़ रुपया की राशि आवंटित की गई है। लेकिन इसमें सामान्य तौर पर 3 ही प्रकार के दाल को शामिल किया गया है, तूर, उड़द और मसूर। ये जो तूर, उड़द और मसूर है इसके संबंध में बीपीएससी द्वारा पूर्व में एक प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत किन 3 फसलों को शामिल किया गया, उन निम्न में से उनमें से कौन सी फसल नहीं है। तो यह हो गया दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। यदि उसके उद्देश्यों की बात करें कि आखिर किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को लागू किया गया, तो पहला है घरेलू उत्पादकता को बढ़ाना और दूसरा आयात पर दाल के संबंध में आयात पर निर्भरता को कम करना और इसका जो मेन उद्देश्य है
कि वर्ष 2030-31 तक दाल का जो उत्पादन है वह 350 लाख टन दाल का उत्पादन करना है वर्ष 2030-31 तक। और इसके साथ साथ दाल के संबंध में दलहन खेती का जो क्षेत्रफल है वह 310 लाख हेक्टेयर बढ़ाकर करना है। दलहन कृषि का जो क्षेत्रफल, दलहन खेती का जो क्षेत्रफल है वह वर्तमान समय में जो भी है उस डाटा को बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर करना है। तो यह हो गया दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। नेक्स्ट फैक्ट्स है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। यदि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात करें तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 ईस्वी में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया था, जिसके लिए टोटल 76,000 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 10 बिलियन डॉलर की राशि का उपबंध किया गया है। और इसके अंतर्गत यदि कोई भी कंपनी है वह भारत में यदि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को स्थापना करती है तो ऐसी स्थिति में उस कंपनियों को भारत में प्लांट लगाने के लिए 50% तक की वित्तीय सहायता यानी कि उसके कुल लागत का 50% की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की, जिसके लिए टोटल 1000 करोड़ रुपया की राशि का उपबंध किया गया। नेक्स्ट यदि बात करें तो है इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना। यदि इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना की बात किया जाए तो इस स्कीम को केंद्र सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2025 को प्रारंभ किया गया और जिसके अंतर्गत टोटल 22,919 करोड़ रुपया की राशि का उपबंध किया गया है। यह जो स्कीम है वह वर्ष 2025-26 से लेकर 2031-32 तक के लिए इस स्कीम को लागू किया गया है। संबंधित मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना का क्रियान्वयन एजेंसी है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना। तो चलिए नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने के पूर्व आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि ISPC सेंटर द्वारा 72 BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तेजस 2.0 नाम से करंट का बैच उपलब्ध करवाया गया है। इसके अंतर्गत जनवरी 2025 से लेकर 72 BPSC का प्रीलिम्स एग्जाम तक का प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स, इसके साथ साथ बिहार करंट अफेयर्स PIB नोट्स, केंद्र एवं बिहार दोनों का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, नवीनतम इकोनॉमिक सर्वे और बजट उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा जनवरी 2025 से लेकर 72 BPSC प्रीलिम्स एग्जाम होने तक न्यूज़पेपर का करंट अफेयर्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए टोटल चार्ज रखा गया है 399। आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए 2 नंबर दिया हुआ है 8375934036 या 9870564701। ये 2 में से किसी भी एक नंबर पर पेमेंट करने के उपरांत पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होगा वो आप लोग इसी 2 में से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे। उसके तत्पश्चात आपको पेड बैच का लिंक अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अभी तक लगभग 1950 यानी कि लगभग 2000 लोग इस बैच से जुड़कर अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को महत्वपूर्ण रणनीतिक धार प्रदान कर रहे हैं। तो आप लोग भी आज ही इस करंट अफेयर्स बैच के साथ जुड़िए। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना। यदि निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की बात किया जाए फ्रेंड्स तो ध्यान दीजिए, यह जो क्रेडिट गारंटी योजना है वह निर्यातकों को ऋण लेने के लिए 100% की क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करता है। और इसका नोडल एजेंसी है वित्तीय सेवा विभाग, जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। वित्तीय सेवा विभाग इस निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का नोडल एजेंसी है और इसका क्रियान्वयन एजेंसी का नाम है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। इसके लाभार्थी होंगे MSME इंडस्ट्री चलाने वाले या गैर MSME उद्योग चलाने वाले, दोनों वर्ग के लोग निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत ऋण ले सकते हैं। इसके लिए टोटल 20,000 करोड़ रुपया की राशि केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित की गई है, लेकिन इसमें एक शर्त लगाया गया है कि जैसे सपोज यदि कोई कंपनी ये है और वह कंपनी टोटल 100 करोड़ रुपया का प्रत्येक वर्ष निर्यात करता है, तो ऐसी स्थिति में वह अपनी कुल निर्यात का 20% तक ही ऋण 20% तक ही कर्ज ले सकते हैं, यानी कि कुल निर्यात का 20% तक ही ऋण प्राप्त किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इसमें ऐसा उपबंध किया है कि जो ऋण प्रदान किए जाएंगे और ऋण 4 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। MSME के लिए टोटल उसकी 5% रेवेन्यू होनी चाहिए, यानी कि MSME
क्षेत्र के लिए जो कंपनी ऋण लेना चाहेगी उसका अपने कुल रेवेन्यू का 5% का निर्यात किया जाना चाहिए। और गैर एमएसएमई के लिए वैसे कंपनियों को क्रेडिट गारंटी योजना का लाभ मिलेगा जो कि उनके कुल रेवेन्यू का 20% निर्यात करते हो। तो यह एक प्रकार का एक शर्त लगाया गया है और अधिकतम जो ऋण है वह 50 करोड़ रुपए तक की राशि अधिकतम ऋण प्राप्त किया जा सकता है, 50 करोड़ रुपए तक का। चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना। यदि प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य है वित्तीय समावेशन वित्तीय समावेशन की स्थिति सुनिश्चित करना। इसके साथ साथ वंचितों को यानी कि वैसे लोग जिनके पास अभी भी बैंकिंग सेवा तक पहुंच नहीं थी, वैसे लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ना। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की जैसे सपोज करिए किसी व्यक्ति ये हैं वे प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति की दुर्घटना की स्थिति में 2 लाख रुपए तक का उन्हें दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्तमान समय में इसमें एक उपबंध कर दिया गया है कि यदि 2 वर्ष तक खाता जो है यानी कि अकाउंट में लेन देन नहीं किया जाता है तो उस अकाउंट को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसके अलावा जब केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 ईस्वी में प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू किया था तो ऐसी स्थिति में जो ओवरड्राफ्ट की सीमा थी, ओवरड्राफ्ट की जो सीमा थी वह 5,000 रुपये की राशि ओवरड्राफ्ट की सीमा थी, लेकिन केंद्र सरकार ने वर्तमान समय में ओवरड्राफ्ट की सीमा को बढ़ाकर 5,000 से 10,000 कर दिया है। और इसमें यह उपबंध कर दिया गया है कि अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक के व्यक्ति ही ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत 10,000 की राशि की निकासी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ एक सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर ओवरड्राफ्ट है क्या। जैसे सपोज यदि मान कर चले कि जो ए व्यक्ति हैं वो अपना जब खाता खुलवाए थे तो उनके खाते में पिछले कुछ महीनों में लेन देन करने के उपरांत वर्तमान महीने में उनकी राशि जो है वह 0 है और ऐसी स्थिति में उन्हें अर्जेंट कुछ रुपए की ज़रूरत होती है, तो 0 रुपया राशि रहने पर भी 10,000 रुपये तक की अधिकतम राशि का ओवरड्राफ्ट वो कर सकते हैं। यानी कि अकाउंट में बैलेंस नहीं रहने पर भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति की खाता है तो ये 10,000 रुपये तक की राशि का निकासी कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यदि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात किया जाए फ्रेंड्स तो ध्यान दीजिए, यह जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसे केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 ईस्वी में प्रारंभ किया था और इसका उद्देश्य है लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना। इसके अंतर्गत यदि कोई शिशु श्रेणी के अंतर्गत है तो उन्हें 50,000 रुपये तक की राशि प्राप्त कर सकते हैं और किशोर श्रेणी के लिए 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक, तरुण वर्ग के लिए 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपया। और हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में एक नया उपबंध किया हुआ है तरुण प्लस कैटेगरी। तो तरुण प्लस श्रेणी के अंतर्गत 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक की जो राशि है वह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जो हाल ही में AEDO का जो एग्ज़ाम आयोजित करवाए गए थे, प्रीलिम्स एग्ज़ाम AEDO, हालांकि हाल ही में इसे कैंसिल कर दिया गया, लेकिन AEDO का एग्ज़ाम में इससे संबंध में एक प्रश्न पूछा गया था, तो इसीलिए 72 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होंगे उसके लिए भी यह जो स्कीम है काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट फैक्ट्स है, यदि मुद्रा की हम लोग बात करें तो मुद्रा का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। यह हो गया मुद्रा का पूरा नाम। इस स्कीम को हालांकि वर्तमान समय में 2030-31 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यदि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात किया जाए तो इस स्कीम को केंद्र सरकार ने 9 मई 2015 को वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से इस स्कीम को लॉन्च किया था। कब? तो 9 मई 2015 को। और देखिए जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, वित्त मंत्रालय इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का से संबंधित मंत्रालय है और इस स्कीम के अंतर्गत यह उपबंध किया गया था कि 18 से लेकर 50 वर्ष के नागरिक जिनके अंतर्गत NRI भी शामिल होंगे, वे 18 से लेकर 50 वर्ष तक की उम्र के नागरिक इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। और इस स्कीम के अंतर्गत प्राकृतिक एवं आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में बीमा को क्लेम किया जा सकता है। वार्षिक जो प्रीमियम है वह 436 रुपया है।
नेक्स्ट फैक्ट्स है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। यदि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की बात किया जाए तो यह जो स्कीम है वह 1 अगस्त 2025 से यह स्कीम लागू है। 2 वर्षों के लिए प्रारंभ में इस स्कीम को लागू किया गया था। वर्ष 2025 से लेकर वर्ष 2027 तक के लिए टोटल 99,446 करोड़ यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। किसके अंतर्गत? तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत। इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2027 ईस्वी तक टोटल 3.5 करोड़ नए रोजगार का सृजन करना। और अब देखिए इसमें 2 प्रकार के सामान्य तौर पर उपबंध किए गए हैं। जो पहला उपबंध किया गया है नौकरी पाने वाले व्यक्तियों के लिए और दूसरा उपबंध किया गया है नियोक्ता के लिए। यदि हम लोग नौकरी पाने वाले व्यक्तियों की बात करें तो पहली बार नौकरी प्राप्त करने वाले लोगों को 2 किस्तों में 15,000 रुपये तक की राशि उनके ईपीएफ वेतन में सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो एक उपबंध शर्त लगा दिया गया है कि अधिकतम 1 लाख रुपए तक के वेतन पाने वाले लोगों को ही इस उपबंध का लाभ मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि 2 प्रकार के उपबंध किए गए हैं, तो जो दूसरा उपबंध है वह नियोक्ता के लिए है, यानी कि वैसे कंपनी जो कि नए रोजगार का प्रदान कर रहे हैं या नए रोजगार सृजित कर रहे हैं उनके लिए प्रत्येक कर्मचारी को 2 वर्ष तक का 3,000 रुपये की प्रति माह जो प्रोत्साहन राशि है वह केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। तो यह हो गया पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो वह है स्वामित्व योजना। यदि स्वामित्व योजना की बात किया जाए तो केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2020 को 24 अप्रैल यानी कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिन केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में स्वामित्व योजना को लागू किया। इस स्वामित्व योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना और उसका मालिकाना हक तय करना। इस स्वामित्व योजना का उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत टोटल 6.62 लाख गांवों को कवर किया गया है और इसका क्रियान्वयन एजेंसी है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट स्कीम है विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन 2025। इसे सामान्य तौर पर बीबीजी रामजी विधेयक के रूप में जाना गया था। तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2005 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 ईस्वी में जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि जिसे सामान्य तौर पर मनरेगा के रूप में जाना जाता है उस स्कीम को प्रतिस्थापित कर वर्ष 2025 ईस्वी में केंद्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन को लॉन्च किया और वर्तमान समय में यह उपबंध किया गया है कि 1 जुलाई 2026 ईस्वी से यह जो स्कीम है वह लागू कर दी जाएगी। यानी कि 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन 2025 को लागू कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत देखिए कुछ नए उपबंध किए गए हैं। जैसे यदि मनरेगा कानून की बात करें तो मनरेगा कानून में यह उपबंध किया गया था प्रत्येक वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। लेकिन जो विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन है उसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष में 125 दिन का रोजगार का उपबंध किया जाएगा। इसके अंतर्गत एक और उपबंध किया गया है कि सामान्य तौर पर देखा जाता था कि फसल की बुआई एवं कटाई के समय जब मनरेगा योजना के अंतर्गत लोग श्रमिक कार्य करते रहते थे तो ऐसी स्थिति में कृषि कार्यों के लिए जो श्रमिक का अभाव हो जाता था, कृषि कार्यों के लिए श्रमिक की अभाव हो जाती थी। तो इस समस्या का निराकरण करने के लिए फसल बुआई एवं कटाई के दौरान 60 दिनों तक विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन के अंतर्गत जो कार्य हैं वह पूरी तरह से स्थगित रहेंगे ताकि कृषि कार्य के लिए श्रमिक उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट है कि रोजगार न मिल पाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता का उपबंध किया गया है और इसमें एक नए विशेष उपबंध जोड़े गए हैं कि यदि भत्ता प्राप्त होने में देरी होती है तो ऐसी स्थिति में 0.5% का इंटरेस्ट भी प्रदान किया जाएगा। और इनमें यदि हम लोग हिस्सेदारी की बात करें तो सामान्य राज्यों के लिए 60:40 का उपबंध किया गया है, यानी कि 60% की जो राशि है वह केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी और जो 40% की राशि है वह संबंधित स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उपबंध किया जाएगा। जबकि यदि हम लोग पूर्वोत्तर हिमालयी एवं यूनियन टेरिटरी की बात करें तो इसके अंतर्गत 90% की जो राशि है वह केंद्र सरकार के द्वारा उपबंध की जाएगी और 10% की जो राशि है वह संबंधित स्टेट या यूनियन टेरिटरी द्वारा उपबंध किया जाएगा। तो यह हो गया विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन 2025।
नेक्स्ट फैक्ट्स है उल्लास योजना। यदि उल्लास योजना की बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उल्लास का पूरा नाम क्या है। तो उल्लास का पूरा नाम है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। यह उल्लास योजना हो गया। उल्लास योजना का उद्देश्य है कि 15 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को बुनियादी साक्षरता उपलब्ध कराना। केंद्र सरकार ने इस स्कीम को वर्ष 2022 से लेकर वर्ष 2027 तक के लिए लागू किया है। संबंध मंत्रालय का नाम है शिक्षा मंत्रालय। और जो मिजोरम राज्य है वह भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जो कि उल्लास योजना के अंतर्गत पूरी तरह से साक्षर राज्य बनने वाला भारत का पहला राज्य बना मिजोरम। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है, यह अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया तेजस 2.0 करेंट अफेयर्स के बारे में। इसके अलावा यदि हम लोग नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो वह है पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना। तो केंद्र सरकार ने मिड डे मील को प्रतिस्थापित कर 29 सितंबर 2021 को पीएम पोषण नाम से एक नई स्कीम को लॉन्च किया। इससे संबंध मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। इसका उद्देश्य है कि पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के पढ़ने वाले बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाना। और केंद्र सरकार ने इस स्कीम को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए इस स्कीम को लागू किया था। अब देखिए थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि पीएम पोषण योजना को मिड डे मील को प्रतिस्थापित कर केंद्र सरकार ने 29 सितंबर 2021 को पीएम पोषण को लागू किया। अब तो सवाल यह उत्पन्न होता है कि आखिर मिड डे मील जो स्कीम थी इसे किस वर्ष लागू किया गया था। तो केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 1995 को यह घोषणा किया कि भारत में पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पूर्व में यह स्कीम के अंतर्गत पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों को ही मिड डे मील का लाभ मिलता था, लेकिन इसे विस्तारित कर पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक कर दिया गया। और मिड डे मील जो स्कीम है इसे केंद्र सरकार के द्वारा 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट्स है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यदि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो केंद्र सरकार ने 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को लागू किया था। इसके अंतर्गत टोटल 18 से लेकर 70 वर्ष तक के नागरिकों को शामिल किया गया है। इसे प्रीमियम के रूप में ₹20 प्रति वर्ष जमा करने हैं। और ध्यान दीजिए दुर्घटना में मृत्यु एवं अस्थायी विकलांगता की स्थिति होने पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और यदि आंशिक रूप से अस्थायी दिव्यांगता की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में 1 लाख रुपए की सहायता सुनिश्चित की जाएगी। नेक्स्ट फैक्ट्स है वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम। यदि हम लोग वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम की बात करें तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 से लेकर 2028-29 तक के लिए वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम 2.0 को लागू किया है। यदि वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम 2.0 की बात करें तो इसकी घोषणा की गई थी वर्ष 2022-23 के बजट में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत टोटल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत की टोटल 2963 गांव शामिल है। इस योजना का उद्देश्य है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी, संचार साधन और बहुउद्देशीय सेंटर आदि का निर्माण करना। तो यह हो गया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इससे भी बीपीएससी ने अपने पूर्व में जब आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न उठाकर देखेंगे तो एक प्रश्न पूछा गया है कि वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है स्माइल योजना। यदि हम लोग स्माइल योजना की बात करें तो स्माइल योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। इसका उद्देश्य है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वरोजगार एवं आजीविका के साधन उपलब्ध करवाना और भिक्षावृत्ति में शामिल व्यक्तियों का पुनर्वास करना। तो यह हो गया स्माइल योजना। केंद्र सरकार ने 12 फरवरी 2022 को स्माइल योजना को प्रारंभ किया था। तो चलिए आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।